बचपन में जब पूछा जाता है कि आपको बड़े होके क्या बनना है, तो बच्चे सबसे ज्यादा जवाब देते हैं डॉक्टर, पायलट और एस्ट्रोनॉट। क्योंकि सभी का सपना होता है कि या तो वो जमीन पे रहकर लोगों की जान बचा ले या फिर आसमान में उड़े। पर अगर डॉक्टर की सलामती वो खुद करता है, पायलट की सलामती सरकार या फिर एयरलाइन करती है, तो एस्ट्रोनॉट्स की सलामती के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? Ignition and liftoff of Starliner Atlas V. जून 2024 को नासा के 2 एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बैरी बच-विल्मोर को स्पेस में भेजा गया, स्टारलाइनर नाम के एक क्रू स्पेसक्राफ्ट को टेस्ट करने के लिए। इस मिशन की शुरुआत में इसका टोटल एस्टिमेटेड टाइम था 10 दिन, यानी कि बोइंग स्टारलाइनर टेस्ट के बाद ये स्पेसक्राफ्ट और साथ ही साथ दोनों एस्ट्रोनॉट्स करीबन 10 दिन बाद इस धरती पर वापस लौट आते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, स्टारलाइनर वापस तो लौटा मगर खाली। लेकिन ये जानने से पहले कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और कब लौटेंगे दोनों एस्ट्रोनॉट्स, पहले ये जान लेते हैं कि आखिर स्टारलाइनर मिशन है क्या और आखिर ये मिशन इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बोइंग स्टारलाइनर एक स्पेस कैप्सूल यानी कि आसान भाषा में एक रीयूजेबल स्पेसक्राफ्ट है, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे क्रू और कार्गो को ले जाने के लिए बनाया गया है। और इस स्पेसक्राफ्ट को पहली दफा भेजने का जो मिशन है उसका नाम है बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट, जिसमें जाहिर है कि ये क्रू को इधर से उधर ले जाने के लिए एक टेस्ट है। अब ये कैप्सूल दरअसल इसलिए इतना इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो ये नासा के लिए इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के अलावा दूसरा ऐसा प्राइवेट स्पेसक्राफ्ट बनेगा जो कि नासा से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक क्रू को लाने और ले जाने में मदद करता। आपको बता दें कि ये स्टारलाइनर नासा ने बोइंग कंपनी से लिया है, जो कि एक ग्लोबल एरोस्पेस कंपनी है जो कई सारे एयरक्राफ्ट्स, रॉकेट्स, सैटेलाइट्स और स्पेसक्राफ्ट्स बनाती है। लेकिन यूरो न्यूज की इस रिपोर्ट पर जरा ध्यान दीजिएगा। स्टारलाइनर से पहले भी इस कंपनी के बनाए गए कई सारे मटेरियल्स पर काफी बड़ी फॉल्ट्स आई हैं, जिसमें सबसे रीसेंट था 777-9 बोइंग। ये एक ट्विन इंजन जेट है जिसका टेस्ट जुलाई 2024 में शुरू हुआ था, पर फिर अगस्त 2024 में ये वापस रोक दिया गया क्योंकि इसके इंजन से रिलेटेड एक कंपोनेंट जिसे थ्रस्ट लिंक कहते हैं वो फेल हो गया था। इसके अलावा जनवरी 2024 की शुरुआत में ही इसके एक एयरक्राफ्ट ने बीच फ्लाइट में ही अपना दरवाजा खो दिया था। पर इन सारी चीजों के बावजूद भी नासा ने इस स्टारलाइनर मिशन के लिए बोइंग को ही चुना। लेकिन आखिर ये स्टारलाइनर मिशन है क्या और ये इतना क्यों जरूरी है? अभी तक नासा के पास सिर्फ एक प्राइवेट क्रू फ्लाइट है, जो है इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट। और नासा का ये कहना है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के रिसोर्सेज पे कम्प्लीटली डिपेंडेंट नहीं हो सकते। और अगर कल को इलॉन मस्क का मूड किसी वजह से बदलता है या स्पेसएक्स के बॉन्ड नासा के साथ अच्छे नहीं चलते, तो उनके भरोसे यूएस का स्पेस एक्सेस न बंद हो जाए। और इसलिए नासा चाहता है कि उनके पास एक और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सिस्टम होना चाहिए एज अ बैकअप। और इसी वजह से उन्होंने बोइंग कंपनी की तरफ हाथ बढ़ाया था, जिससे वो स्टारलाइनर कैप्सूल को क्रू के साथ टेस्ट कर सके। इस टेस्ट में स्टारलाइनर कैप्सूल को सुनीता विलियम और बैरी विल्मोर के साथ 5 जून को लॉन्च किया गया था। इसमें क्रू को स्पेसक्राफ्ट की सीट, नेविगेशन सिस्टम और ऑन बोर्ड लाइफ सपोर्ट जैसी कई चीजें टेस्ट करनी थी, जिसके साथ ये 10 दिन के बाद वापस धरती पे आ जाता। 5 जून सुबह 10:52 पे बोइंग स्टारलाइनर लॉन्च हो चुका था और कुछ ही टाइम में उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को डॉक भी कर दिया, यानी कि आईएसएस पे पहुंच गया। और दोनों पायलट्स काफी खुश थे। लेकिन वक्त तब बदला जब अगले दिन से ही उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। सबसे पहले इसका 28 रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया, जो स्पेसक्राफ्ट को पोजीशनिंग करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी मिशन शुरू होने से पहले ही हीलियम गैस लीक पाया गया था, जो बाद में इग्नोरेंस के चलते बढ़ गया। अब इतना कुछ हो चुका था तो नासा को डर ये था कि इसी में अगर एस्ट्रोनॉट वापस आए तो वो कहीं रास्ते में फंस ना जाए। इसलिए नासा ने तय किया कि स्टारलाइनर खाली वापस आएगा और दोनों एस्ट्रोनॉट्स आईएसएस में ही रहेंगे फेब 2025 तक। अब फेब 2025 किसी मुहूर्त से नहीं निकलवाया गया है, बल्कि ये महीना इसलिए चुना गया है क्योंकि उस वक्त नासा का स्पेसएक्स के साथ क्रू 10 मिशन शुरू होगा। इस मिशन में स्पेसएक्स ड्रैगन के स्पेसक्राफ्ट के साथ क्रू मेंबर्स को भेजा जाएगा और सुनीता विलियम्स और बैरी विल्मोर को धरती पर वापस लाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि उससे पहले भी कोई स्पेसक्राफ्ट भेज के उन्हें बुलाया जा सकता है। दरअसल नासा हर 6 महीने में अपना क्रू रोटेट करता है, यानी कि स्पेसिफिक मेंबर्स डिसाइड होते हैं जो 6 महीने जाके आईएसएस पे रहेंगे। और अगर इस बीच वहाँ के एस्ट्रोनॉट्स को वो फेब के पहले ले आते हैं तो उनका 6 महीने का रोटेशन गड़बड़ हो जाएगा।
आपको बता दें कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स का 6 महीने तक स्पेस में रहना वैसे अनसेफ नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही सुरक्षित इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे हैं। But we also have food here from Japan. You don't really have the sensation of lying down. उनके पास खाना, पानी, हवा, हर चीज के सोर्सेज हैं। लेकिन ये बात तब तक तो जस्टिफाइड थी जब तक सुनीता विलियम्स की ये पिक्चर हम सबके सामने नहीं आई। इस इमेज को देखने के बाद सियाटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर विनय का कहना है कि ये सब कैलोरी डेफिशिएंसी से हो रहा है, क्योंकि स्पेस में बॉडी मास को बनाए रखना काफी मुश्किल हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स को 6 महीने तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रहने की आदत नहीं है, पर सवाल ये उठता है कि अगर इस अनप्लान्ड स्पेसक्राफ्ट डिजास्टर से इन एस्ट्रोनॉट्स की हेल्थ और ज्यादा खराब होती है, तो आखिर इन सब के लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या बोइंग कंपनी जिसने ये स्पेसक्राफ्ट बनाया, या फिर नासा जिसने उस कंपनी पे ट्रस्ट करके अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजे? अब अगर हम इसी बात को एक दूसरा एंगल से देखें तो नासा मून पर लैंड करने के लिए चाइना के साथ कंपटीशन में है, और ये कंपटीशन काफी क्रूशियल है क्योंकि चाइना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से बैन किया जा चुका है, जिस वजह से चाइना का अब खुद का स्पेस स्टेशन एग्जिस्ट करता है। और अगर आपको चाइना की इस अनबीटेबल पावर के बारे में आसान भाषा में जानना है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अब इस लूनर लैंडिंग मिशन को नासा स्पेसएक्स के जरिए पूरा करेगा, जो कि स्पेसएक्स स्टारशिप के डेवलपमेंट के कारण बार बार डिले हो रहा है, और ये एक पॉसिबल रीजन हो सकता है कि अब नासा एक ऑल्टरनेट कंपनी चाहती है जो कि उसके मिशंस के लिए स्पेसक्राफ्ट्स बना सके। पर अगर सच में ये एक रीजन है तो उस कंपनी पे स्पेसक्राफ्ट के लिए भरोसा करना जिसकी एयरक्राफ्ट हिस्ट्री में भी कई क्रैशेस रहे हो, कहीं ये एक गलत डिसीजन ना बन जाए और इन सभी डिसीजंस और ओपिनियंस की वजह से कहीं एक एस्ट्रोनॉट की जिंदगी दांव पे ना लग जाए, क्योंकि एस्ट्रोनॉट बनना बहुत गर्व की बात है, और वो बच्चे जो एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं उनके लिए सपने को सिर्फ न्यूज के जरिए जीना ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो इंतजार करते हैं फरवरी 2025 में उन एस्ट्रोनॉट्स के धरती पर वापस आने का, लेकिन उससे पहले हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।